आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे और हर साल एग्जाम में अगर नीट में देखें तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेंस में भी पूछता है जैसे। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, तो सबसे पहले काम करते हैं, आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के या आयंस के फॉर्मूला पता है, ठीक है, आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए। आप अपनी नोटबुक में जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स, आयंस या कंपाउंड्स के फॉर्मूला पता है लिख लीजिए, जितने भी आप जानते हो। वो होने के बाद हम कुछ एक रूल्स डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस होने के बाद आप देखना खुद स्ट्रक्चर बनाओगे सबके, खुद कैसे क्या सब देखते हैं क्या, ठीक है। तो मैं कुछ एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला लिखता हूँ। जैसे मान लो हमने सबसे पहले लिखा क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज द किंग ऑफ एसिड। तो उसके बाद जैसे मान लो हो गया आपका HNO3 हो गया, HNO2 हो गया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड हो गया। उसके बाद आपका जैसे जिनोन के ले लेते हैं, ठीक है, बड़े फेमस है जिनोन के, वो क्वेश्चन में भी आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं जिनोन के कंपाउंड्स। तो जिनोन के ले लेते हैं, जैसे XeF6 हो गया, ठीक है, XeF4 हो गया, XeF2 हो गया, XeO2F2 हो गया, XeOF4 हो गया, XeO3 हो गया, XeO4 हो गया। क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। आपने देखा कि नीट में बात करूं अगर मैं, तो लास्ट ईयर नीट के अंदर एक कॉलम वाला क्वेश्चन आया था, और उससे पहले भी 1-2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था, जेईई मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता। तो अच्छे से क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका ज्योमेट्री है, सब डिस्कस करेंगे क्या। और कुछ एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे मान लो, हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लेते हैं। जैसे हमने लिया N2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं, लाफिंग गैस। फिर उसके बाद NO क्या है, नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद अपने ले लिया NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका डाइमर ले लेते हैं N2O4। तो फिर एक और ले लेते हैं N2O3, ओके। उसके बाद आपका N2O5, बड़ा इंपॉर्टेंट है N2O5, क्वेश्चन आता है, ओके। ये हमने कुछ ले लिए। कुछ एक काम करते हैं, डी ब्लॉक को उठा लेते हैं। डी ब्लॉक में आपने जैसे KMnO4 पढ़ा है, तो मैं उसका आयनिक फॉर्म ले रहा हूं, MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं हम लोग उसके अंदर, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं Cr2O7 नेगेटिव। कुछ एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, और भी बहुत सारे CO2, CO, आपको जितना जो, जैसे सल्फर का याद आ गया, सल्फर में और भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग H2SO5 ले सकते हैं, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग कॉमन नेम कैरोज एसिड, CaRO' एसिड, कैरोज एसिड भी बोलते हैं। तो सिमिलरली एक और भी है यहाँ पे क्या, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड भी है, और भी आते हैं इसके अंदर, जैसे H2S2O7 ओलियम, क्या बोलते हैं इसको लोग, ओलियम। फिर एक है H2S2O8, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली फास्फोरस के हम लोग ले लें, जैसे मान लो आपके पास हो H3PO4, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। H3PO2, क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ओके। उसके अलावा आपने बोरिक एसिड भी पढ़ा होगा, H3BO3, और सिंपल से BF3, BCl3, AlCl3, ये भी ले सकते हो। तो मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं। आज हम लोग क्या काम करेंगे, आज हम इन सब की स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनती है, कैसे बनती है, और आप इसके अलावा और आप लिखिएगा, उनकी आप स्ट्रक्चर बाद में ये पढ़ने के बाद सेल्फ बना के दिखिएगा, ठीक है। तो देखो, हाइब्रिडेशन लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाइब्रिडेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ओके। और अगर लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करो। सिग्मा बॉन्ड अगर आपके पास, या सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम आपके पास अगर 2 आता है तो क्या हुआ, sp हुआ। अगर 3 आता है तो s, बाकी 2 बचे हुए p, sp2। और अगर 4 हुआ सम तो sp3, 5 हुआ तो sp3, क्योंकि b में 3 ही ऑर्बिटल, p3, फिर लास्ट कौन सा बचा, d। और अगर वो 6 है तो क्या हुआ, sp3, d2। और अगर वो 7 है तो क्या हुआ,
P3 D3। तो ऐसे हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए इसका? एक काम करते हैं, कुछ चीज सोचते हैं पहले, ठीक है? क्या सोचते हैं? जैसे आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है? नॉर्मली हम लोगों में क्या होता है कि हमारा एक घर होता है नॉर्मली। हाँ, कुछ लोग रिच हैं, 2 घर 3 4 5 घर हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो एक ही घर होता है लोगों का, ठीक है? तो वो जो घर है वो हमारा सेंटर है। हम पूरे दिन में कुछ भी काम करें, हम स्कूल जाएं, कॉलेजेस जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएं, मार्केट जाएं, घूमने के लिए जाएं, कुछ भी जाएं पूरे दिन में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कहाँ पर आते हैं? हमारे घर में आता है। तो वो जो घर है वो हमारा एक तरह से क्या है? सेंटर है, ठीक है? और हम उसी सेंटर के अराउंड घूम रहे हैं, उसी सेंटर के अराउंड घूम रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग केमिस्ट्री में अप्लाई करें, एक बार अप्लाई करते हैं कि क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको दिया है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, कंपाउंड दिया है, उसमें क्या होता है? एक सेंट्रल एटम होता है। मोस्टली में एक ही सेंट्रल एटम होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना, कई लोगों के 2 घर भी होते हैं, तो कुछ फॉर्मूला में 2 सेंट्रल एटम भी होते हैं। जैसे मान लो हम H2SO4 की बात करें तो सेंट्रल एटम है, कईयों में 3 भी होते हैं, ठीक है? लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ देम में 95% केसेस में कितना होता है? एक ही सेंटर होता है। तो एक चीज आपको सबसे पहले देखनी है कि किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले आपको एक सेंट्रल एटम ढूंढना पड़ेगा। उस सेंट्रल एटम से बाकी सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं। सेंट्रल एटम क्या हुआ? हमारा घर हुआ। वो बाकी जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हुए? वो हम हुए। जैसे मान लो मैं मेरे बारे में बताऊं, हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं और हमारा एक घर है, तो वो घर हमारा सेंटर हुआ और हम मान लो एटम्स हुए या ग्रुप ऑफ एटम्स हुए, हम उस सेंटर से कनेक्टेड हैं। तो आप अपने बारे में भी अज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? हमारा मेन काम क्या है स्ट्रक्चर बनाने के लिए? हमारा मेन काम है टू फाइंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब एक चीज आपने नोटिस किया कि घर में मेंबर कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 7 10 जितने भी, लेकिन मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में घर कितना होता है? एक ही होता है। इसका मतलब घर का नंबर मिनिमम है। घर का नंबर क्या है? मिनिमम। जैसे एक ही घर हुआ तो मिनिमम हुआ ना। तो इसका मतलब किसी भी फॉर्मूला में अगर कोई भी एलिमेंट मिनिमम नंबर में है तो वो सेंट्रल एटम हो सकता है। ये पहली कंडीशन, ठीक है? तो मैं क्या लिखूं? व्हाट आर द कंडीशंस? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सेंट्रल एटम? ठीक है, नंबर 1 क्या रहेगा? मिनिमम नंबर। मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो होगा तो मिनिमम नंबर में होगा तो वो ही होगा, मैंने कहा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, ठीक है? जैसे मैं अगर ऊपर वाला एग्जांपल लूं, सल्फ्यूरिक एसिड में लूं, तो मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन सल्फर हमारा सिर्फ क्या है? एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम हो सकता है। तो पहला तो इंडिकेशन मिल गया, ठीक है? दूसरा इंडिकेशन क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है वो बाकी एटम के कंपैरेटिवली साइज में थोड़ा बड़ा हो सकता है। साइज में थोड़ा सा क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? लार्ज साइज लिख दूं। अब जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का साइज सल्फर के कंपैरेटिवली तो कम ही है, इसका मतलब सल्फर का साइज क्या हुआ? लार्ज हुआ। मिनिमम नंबर पे है और लार्ज है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरा ये है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके डायरेक्टली जो एटम लगे, तो सेंट्रल एटम की मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो मैं लिख दूं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दूं या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख दूं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। 100% केसेस में नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि लगभग 95% केसेस में ये होता है। अगर आपने ये 3 चीजें अप्लाई कर दी तो आपका सेंट्रल एटम लगभग आपको मिल ही जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में देखो कि नंबर कम है सल्फर का, ओके, दूसरा साइज भी बड़ा है, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट कौन लगा है? ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हमने एक ट्रिक पढ़ा था फोकल नंबर्स, फोकल में FO, ऑक्सीजन का ज्यादा है, नंबर्स सल्फर का कम है। चलो अब आपको करना क्या है कि वंस यू फाइंड द सेंट्रल एटम लिख दो, सल्फर लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप क्या काम करो? आप देखो कि सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस में 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर 16 है, 286।
तो ज्यादा से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड। देखो यहाँ पर दो चीजें क्लैश हो जाती है। एक आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से कि सेंट्रल एटम जब बॉन्ड बनाएगा तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बनाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऑक्टेट रूल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑक्टेट रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से भी डायग्राम ड्रॉ करूंगा और नॉर्मल भी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो सल्फर के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान के चलिए मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। ओके, अब देखो सेंट्रल एटम को छोड़ के, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से, सेंट्रल एटम को छोड़ के अगर आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो तो दो चीजें हैं। क्या? अगर एक ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा कम से कम, और हाइड्रोजन है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं एक ऑक्सीजन को लगाऊं तो वो डबल बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन को एक सिंगल बॉन्ड, दोनों कलेक्टिवली कितने हो गए? 3 हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो ऐसे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बॉन्ड तो ऑक्सीजन खा जाएगा और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन खा जाएंगे, 10 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन सल्फर मैक्सिमम कितने बना सकता है? 6। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले बॉन्ड को कम करना है ना, 10 नहीं बनाने, कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। तो आप एक काम कीजिए, क्या हम लोग इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा कर सकते हैं? OH। अब देखो हुआ क्या, अगर थोड़ा इसको डिटेल में लिखते हैं OH। अब देखो हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड बन गए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ गए, लेकिन सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड से आ गए? 1 से। जो काम हमारा 3 बॉन्ड में होना था OH का, वो काम हमारा 1 बॉन्ड में हो गया। यानी सेंट्रल एटम को छोड़ के अगर आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, देन सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ OH। अब यहां पर सल्फर को छोड़ के कितने OH हो सकते हैं? 2 ही OH हो सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो मैं 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन लेता हूं, तो 2 OH हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 OH इसमें लगा दीजिए। तो मैंने क्या काम किया? 1 OH लगा दिया, 1 OH, 2 OH लगा। क्लियर हो गया? अब देखो कि 2 OH यानी H2 चले गए, 2 चले गए, पीछे कितने ऑक्सीजन बचे? 2। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब 2 ऑक्सीजन बचे, अगर ऑक्सीजन को लगाना है तो डबल बॉन्ड से लगेगा, तो लगा के देखिए क्या होगा। ये देखो, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये लगा। अब आप खुद देखेंगे कि सल्फर के 6 बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका H2SO4। ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, सल्फर की भी हो गई, सब हो गई। तो ये हमारा H2SO4 का सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो ध्यान से कि एक रूल आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? कहते हैं कि कोई भी सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है, वो बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जैसे नाम ही बोल रहा है ऑक्टेट रूल, वो बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यानी वो कहते हैं कि बॉन्ड में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और अगर 8 से ज्यादा हुए तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इसमें देखो बॉन्ड कितने हुए? बॉन्ड तो इसमें 6 हुए, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 में 12 हुए। तो क्या हम इसको सुपर ऑक्टेट बोलेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 8 से ज्यादा है। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बॉन्ड बनाने के बाद, देन डबल बॉन्ड कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेटिव बॉन्ड। तो मैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से बताता हूं, देखो ध्यान से, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। कैसे हो जाएगा? ये सल्फर है, एक OH, दूसरा OH, 2 बॉन्ड बन गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से O, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से O। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, और एक बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 में कितने? 8। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड में डेटिव बॉन्ड होता है? या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है? यस। अगर मैं ऑक्टेट रूल की बात करूं तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सो क्वेश्चन है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी of having a coordinate covalent bond in sulfuric acid? Yes. By which rule? Octet rule. तो octet rule के हिसाब से आप ऐसे बनाओगे और नॉर्मल आप ऐसे बनाओगे। तो ये आपका कौन सा हो गया? H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। ये कंडीशंस है, वो ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल है, बड़ी सिंपल सी है, बुक्स में नहीं है, ये हमने सिर्फ बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को देख के उसको एनालाइज करके वो बनाया। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया कौन सा? H2SO3 लिया। हमने क्या लिया? H2SO3। देखो H2SO4 हो गया, जो हो जाएगी मैं टिक लगाता जा रहा हूं। अब आते हैं हम लोग कौन सा?
H2SO3, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक। आप FURIC भी लगा सकते हो और आप SULPHUR सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो एक सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ, एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। जैसे मान लो कि H2SO4 में आ जाता है, ठीक है, इफ द नेम एंड्स विद इक एसिड, इफ द नेम एंड्स विद इक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का नेम इक एसिड से एंड हो रहा है, और अगर उस फॉर्मूला में हम एक ऑक्सीजन कम कर दें, जैसे O4 था मैंने O3 कर दिया, तो आप इक एसिड को रिप्लेस कर दो किससे, अस एसिड। आप इक एसिड को किससे रिप्लेस कर दोगे, अस एसिड से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लो हम जानते हैं HNO3, HNO3 का नेम क्या है, नाइट्रिक एसिड। आपने देखा नेम किससे एंड हो रहा है, इक एसिड से हो रहा है। अब इस नाइट्रिक एसिड में अगर मैं ऑक्सीजन कम कर दूं, क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा। अगर नेम इक एसिड से एंड हो रहा है, आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो इक को किससे रिप्लेस कर दोगे, अस से, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, जैसे सिमिलरली H2SO4 था, नेम एंड हो रहा था सल्फ्यूरिक, इक एसिड से एंड हो रहा था, अगर एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, अस एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। सही, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं H3PO3 की बात करूं तो मेरे H3PO4 को अगर देखें, H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोरिक एसिड बोलते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा समझने के बाद। H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब देखो नेम किससे एंड हो रहा है, इक एसिड से, एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। तो नेम क्या आ जाएगा, फोस्फोरस एसिड। देखो नेम किससे एंड हो रहा है, फोस्फोरस से एंड हो रहा है। अब देखो एक बात और भी है, अगर मैं H3PO3 में एक ऑक्सीजन और कम कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा था H3PO2, एक ऑक्सीजन और कम कर दूं, चलो H3PO2। अब देखो एक को आपने पहले ही चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया अस एसिड से, अब अस को और किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या काम करेंगे, ये जो फोस्फोरस एसिड लिखा है, इस नेम क्या है, आप क्या ऐड कर दोगे, हाइपो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हाइपर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा। जैसे कई बार हमें गुस्सा आ जाता है या हमारे किसी दोस्त को गुस्सा आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार व्हाई आर यू सो हाइपर, कि हाइपर क्यों हो रहा है। तो अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो नेम के आगे लगा देंगे हाइपर, लेकिन अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो नेम के आगे क्या लगा देंगे, हाइपो। जैसे मान लो किसी को ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर कहीं किसी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम है तो वो क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन, हाइपो। तो हाइपो का मतलब क्या है, नॉर्मल से कम। अब ये नॉर्मल है, अस एसिड को आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इसमें से एक ऑक्सीजन कम किया तो यहां से कुछ नहीं हटा सकते हो, क्या लगा दोगे, नॉर्मल से एक कम हुआ तो नेम के आगे क्या ऐड कर दोगे, हाइपो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइपो फोस्फोरस एसिड। इसका नेम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये एक बेसिक सा रूल है, सब में अप्लाई होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाने में जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जैसे मैंने बोला H2SO3, H2SO3 का नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, कौन है, सल्फर। बना दिया हमने सल्फर। फिर हमने क्या बोला कि हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्या देखेंगे, OH देखेंगे। कितने OH पॉसिबल है यहाँ पे, 2, तो 2 OH हमने लगा दिए, 1 और 1 2। फिर क्या बचा हमारे पास, देखो 2 ले लिया, हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा। तो कोई ऑक्सीजन को हम लोग कैसे दिखा दें, डबल बॉन्ड से। तो मैंने बोला सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे। अब देखो इसमें सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पे यहाँ सल्फर पे आएगा। तो ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है, H2SO3। क्लियर है। अब देखो एक स्ट्रक्चर और भी आता है, कौन सा आता है, जैसे H2SO5। H2SO5 क्या था, H2SO4 क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। उस एसिड में हमने एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसका नाम है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर इसका एक कॉमन नेम है, बड़ा पॉपुलर है, क्या नेम है, कैरोज एसिड।
याद कर लीजिएगा अच्छे से। कॉमन नेम है, बड़ा पॉपुलर है, एग्जाम में कॉमन नेम पे भी क्वेश्चन दे सकता है। कैरोज एसिड देगा तो आपके माइंड में होना चाहिए क्या है, इट इज पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO5। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा आपका, सेंट्रल एटम ऑब्वियसली सल्फर होगा, ठीक है। कितने OH आ सकते हैं, 2 OH आ सकते हैं, 1 और 1 2। कितने ऑक्सीजन बच गए, 3। अब ऑक्सीजन तो आएगा डबल बॉन्ड से, तो हमने एक कर दिया डबल बॉन्ड से, दूसरा कर दिया डबल बॉन्ड से, अब तीसरा करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड से, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर मैं तीसरा ऑक्सीजन भी, चलो मैं एक बार ड्रॉप कर देता हूं, अगर मैंने डबल बॉन्ड से ड्रॉप कर दिया होता तो सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए होते, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सल्फर के तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 6 ही बना सकता है। यहाँ तो 8 बन रहे हैं, तो हमारा रूल फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं फेल हुआ, कि सल्फर का बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी खत्म हो गया 6 से। अब बचा एक ऑक्सीजन, क्या करोगे उसका, उसको कहां एडजस्ट करोगे। हम ये OH क्यों लगा रहे थे, ताकि हमारा एक ही बॉन्ड में O भी लग जाए, H भी लग जाए। अब सिंगल O बचा है तो डबल बॉन्ड से आएगा, ऑप्शन नहीं है। तो एक ऑक्सीजन को हम लोग कहां पे एडजस्ट करें, सल्फर में कर नहीं सकते अभी। तो एक ऑक्सीजन को आप देखिए, क्या हम यहां पे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कि OH था, H हटाया और एक ऑक्सीजन को बीच में लगाया, टोटल देखो H2SO कितने, 1 2 3 4 5 है। फिर एक बात देखो, एक चीज याद रख लो कि where there is a single bond between oxygen and oxygen, क्या बोला मैंने, where there is a single bond between oxygen and oxygen, तो वो कौन सा लिंकेज होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो पेरोक्साइड लिंकेज का पहचान यही है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। पेरोक्साइड लिंकेज बोलो, पेरोक्साइड बॉन्ड बोलो, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब बताओ ये पेरोक्सो हुआ के लिए हुआ, ये पेरोक्सो हुआ तो किसका फॉर्मूला था, सल्फ्यूरिक एसिड का था, सिंपल। तो इसका क्या है, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, कैरोज एसिड। स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ स्ट्रक्चर हुए, ठीक है। H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया, H2SO5 हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऊपर लेते हैं ओलियम का स्ट्रक्चर। ये ओलियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखते हैं क्या है ओलियम का स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा हमने, ओलियम फॉर्मूला क्या है, H2S2O7, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लास्ट में क्या बनाते हैं, ओलियम बनाते हैं, ओके। अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मिनिमम नंबर पे 2 एलिमेंट्स आ गए। कौन आ गए, देखो ऑक्सीजन तो 7 है, छोड़ दो। अब आया हाइड्रोजन 2, सल्फर 2, तो 2 एलिमेंट ऐसे आ गए जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम है। तो अब आप किसको चूज करोगे, मैंने क्या बोला, मिनिमम नंबर लेना। अगर वो अप्लाई नहीं हुआ उसके बाद क्या लोगे कि जिसका साइज बड़ा हो। किसका ले लो मैं यहाँ पे, सल्फर का ले लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, तो सल्फर का साइज बड़ा हो गया। तो हमको यहाँ पर सेंट्रल एटम किसको कंसीडर कर लेना पड़ेगा, सल्फर को। फिर एक दिक्कत आ गई कि वो कितने हैं, 2 है, सेंट्रल एटम कितने, 2। अब जैसे मान लो हमारे 2 घर होते हैं, तो उन दोनों घरों पे हमारा बराबर का अधिकार होता, फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है किसी एक का प्रायोरिटी ज्यादा है, किसी एक का कम है, नहीं, दोनों पे इक्वल अधिकार है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। कैसे कि 2 सल्फर हैं, तो आपने एक सल्फर दोनों को लिख लिया। अब जो भी मैं OH लगाने वाला हूं, O लगाने वाला हूं, जो भी लगाने वाला हूं, मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूं दोनों। कैसे, अब देखो इसको छोड़ के अगर मैं OH देखूं पहले तो कितने OH हैं, 2। तो क्या काम करना आपको, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो। देखो अगर 2 है तो 1 1, और अगर 4 है 2 2, और अगर 1 है आधा आधा। आधा आधा कैसे बताऊंगा मैं आपको कि हमने क्या दिया, यहाँ पे 2 OH बन रहे थे तो एक OH इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया। अब बताओ कितने ऑक्सीजन चले गए हमारे, 2 चले गए, तो पीछे कितने बचे, 5। अब 5 ऑक्सीजन वो तो डबल बॉन्ड से लग सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारे खत्म हो गए। अब डबल बॉन्ड से कितने हैं, 5, तो क्या काम करना है, एक इसको, एक इसको, कितने हो गए, 2, फिर एक इसको, एक इसको, कितना हो गए, 4। अब कितना बचा, 1। तो मैंने क्या बोला, अगर 1 बचे तो क्या करना है, आधा आधा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो क्या करना है, एक इससे, एक इससे, ओके। अब मैंने क्या बोला, बाय डूइंग सो सल्फर के कितने बॉन्ड बनेंगे, 6। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 1 2 3 4 5 6 दोनों के सेम आएंगे बस, ठीक है, ओके। आप बीच में अगर एक मिरर लिखो तो देखो दोनों के दोनों क्या है, सेम, दोनों के दोनों यानी मिरर इमेज बन रही है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ओलियम का स्ट्रक्चर है। कल मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया
ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा कि आपको दे देगा H2O7 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देगा तो कुछ नहीं करना है। अरे H जो O के साथ में लगा है तो H कैसे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, H पॉजिटिव, तो O कैसे रहेगा, O नेगेटिव, तो यहां भी सेम करें, O नेगेटिव हो गया, ये लो देखो H2O7 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड में, देखो सल्फ्यूरिक एसिड में एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, क्या था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैसे बनाया था, सेंट्रल एटम सल्फर, एक OH दूसरा OH, फिर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, हमने ये ड्रॉ किया था। कल को आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए किसका, सल्फेट आयन का SO4 2 नेगेटिव, किसका आ जाए, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है। अरे या क्या कहां से जनरेट हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड से तो जनरेट हुआ है, तो क्या करना आपको, जो दो H है वही तो हटाना है, H किसके साथ में लगा है, O के साथ में लगा है, तो इस H को हटा दो और O क्या बना दो, नेगेटिव, H को हटा दो और क्या बना दो, नेगेटिव, बन गया स्ट्रक्चर, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिड स्टेट देखूं तो पहले बताओ हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। अब सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या है सिग्मा बॉन्ड, तो एक डबल में सिग्मा कितना होता है, एक होता है, तो एक सिग्मा और पाई हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, you have total 4 sigma and there is no lone pair। 4 sigma means sp3, here sulfur is sp3 hybrid acid। ओके यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कौन सी का हुआ हाइब्रिडेशन, क्या हुआ sp3, 1 2 3 4 कौन सा हुआ sp3। दूसरा अब sp3 हुआ, लोन पेयर है नहीं, तो इसका जो ज्योमेट्री आएगा, इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडेशन थ्योरी पढ़ी थी, इसमें बताया था। ओके उधर भी ज्योमेट्री क्या आएगा, इनका ज्योमेट्री क्या आएगा, सेम वही कहानी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, तो आप इनसे ये बना सकते हो। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और था हमारा, इसको मिटा रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या था नेक्स्ट, और ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है मार्शल एसिड H2SO8, ठीक है, तो मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छे से, क्या है ये, मार्शल एसिड फॉर्मूला है H2SO8, ये तो फॉर्मूला। सेंट्रल एटम कौन होगा, अब खुद बताइए, मेरे नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन एंड सल्फर, तो किसको लोगे, सल्फर लोगे, क्यों, साइज बड़ा, तो दो सल्फर है, एक एक, क्लियर है। अब क्या करना है, सबसे पहले OH, कितने OH बन रहे हैं यहाँ पे, 2 OH बन रहे हैं, ठीक है, एक OH यहाँ दे दो और एक दे दो, क्यों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या बचा आपके पास, 2 O आ गए, H तो चले गए, फिर आपके पास बचे कितने, 6 ऑक्सीजन, कैसे आएगा, डबल बॉन्ड से लगाओ, डबल बॉन्ड है तो क्या करोगे, एक इसको एक इसको, फिर इसे इसे, अब क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचे। अब एक बार नोट करो, अगर मैं एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसको दे दूं, एक इसको दे दूं, ये तो सेपरेट हो गए, ये तो सेपरेट हो गए, और दिक्कत क्या आ गई कि सल्फर के 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, सेम इस सल्फर के 7 बन गए, लेकिन सल्फर तो 6 बनता है। अब क्या करोगे, अब सल्फर की देखें तो सल्फर के 5 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 बन चुके हैं, एक ही वैलेंसी बाकी है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सल्फर की एक ही ले सकते हैं, यहाँ भी सल्फर की एक ले सकते हैं, कितने ऑक्सीजन अटैच करना है, 2, ये लो O सल्फर के 1 2 3 4 5 6, सल्फर के 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, इसके भी 2 बॉन्ड हो गए, क्लियर, ओके। उसके बाद बन गया स्ट्रक्चर, लेकिन बाय डूइंग सो क्या हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड आ गया। मैंने क्या बोला, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड आता है तो कौन सा लिंकेज हो जाता है, पेरोक्साइड। आजकल बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग SS बॉन्ड इज प्रेजेंट या OO या पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट, तो आपको क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर आना पड़ेगा उसके लिए। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज है तो पेरोक्साइड लिंकेज है, नहीं जहाँ पे सल्फर सल्फर का तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये है आपका किसका, मार्शल एसिड का। और कल को अगर मान लो आपसे ये पूछे कि H2O8 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ का H हटाओ, H पॉजिटिव गया O नेगेटिव बचा, H पॉजिटिव गया O नेगेटिव बचा, देखो H2O8 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल सा। तो ये हमारा H2SO8 का भी स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ये HNO3 का बोल रहा है, नाइट्रिक एसिड का बोल रहा है, स्ट्रक्चर किसका बोल रहा है, नाइट्रिक एसिड का, क्या है HNO3। और दूसरा कौन सा हमारे पास, दूसरा हमारे पास है नाइट्रस एसिड, क्या है वो HNO2, ठीक है, करके देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा, देखो
ऑक्सीजन 3 है, ज्यादा नंबर में है, छोड़ दो। फिर आपके पास एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन है, तो किसको लूंगा मैं? नाइट्रोजन को लूंगा। तो ये लो सेंट्रल एटम आपका किसका हो गया? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या 5 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। क्योंकि नाइट्रोजन है वो उसका वैलेंस क्या है? 2s and 2p। अब आप देखो 2s में तो एक ही ऑर्बिटल है और 2p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन तो 5 है, कैसे? 2s2 2p3। लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4, जिसमें से एक ऑर्बिटल तो फुल फिल्ड है, लोन पेयर रहेगा, और बाकी 3 हाफ फिल्ड है, तो बना सकते हैं बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3। क्यों? आगे 2d तो होता नहीं भाई, कल को थर्ड शेल पे होता तो मैं 3d ले सकता था। 3d के 5 ऑर्बिटल खाली हो जाते, जैसे मान लो सल्फर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, फास्फोरस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 2s and 2p है, तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर बचेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर है तो लुईस एसिड हो, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो 3 बॉन्ड तो यहाँ से, और अगर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो यहाँ से, तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4। कितने ऑर्बिटल है वैलेंस में? 4। तो इसका कोवैलेंसी हुआ 4। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम अगर बॉन्ड बना पाएगा तो कितना बना पाता है? मैक्सिमम 4। नॉर्मली कितना बनाता है? 3, और 3 बनाने के बाद एक लोन पेयर होता है। लेकिन मैंने क्या बोला? लोन पेयर है तो लुईस बेस है, लुईस बेस है तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बना के देखते हैं। तो मैंने क्या बोला? सेंट्रल एटम को छोड़ के सबसे पहले तो क्या देखना है? OH देखना है। तो भैया मैंने सबसे पहले तो देख लिया OH, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन बचे। अब 2 ऑक्सीजन है तो वो कैसे आएगा? डबल बॉन्ड से आएगा। तो हमने क्या काम किया? ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगा, एक को लगा दिया। अब अगर मैं दूसरे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगाऊं, अगर लगाऊं तो होगा क्या? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और मैंने अभी बोला कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि इसके पास 5 ऑर्बिटल ही नहीं है वैलेंस में। तो अब आपके पास मजबूरी हो गई क्या? नाइट्रोजन के 1 2 3 एक लोन पेयर इसके पास। ओके, अब हमारे पास बचा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास वैलेंस में कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए? इसको 2। तो अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से डोनेट कर सकता है। कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 4 बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब वही क्वेश्चन, क्या HNO3 में डेटिव बॉन्ड होता है? बिल्कुल होता है। ये ना एक डेटिव बॉन्ड होता है HNO3 में। चलो अब नीचे हम लोग आते हैं क्या? नाइट्रस एसिड पे आते हैं। तो नाइट्रस एसिड में क्या होगा? सेंट्रल एटम कौन सा हुआ? नाइट्रोजन हुआ। ये लो क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे, लगा दिया OH। एक OH लगाने के बाद सिर्फ क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा, ये लो डबल बॉन्ड O बचा, और कुछ बचा नहीं। नाइट्रोजन के पास क्या बचा? एक लोन पेयर बचा, बिल्कुल। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर क्या हो गया? HNO3 का स्ट्रक्चर, HNO2 का स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, कि सर ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। तो पहले तो मैं बता दूं, आप शेप बोलो स्ट्रक्चर बोलो एक ही बात है। आप शेप बोलो स्ट्रक्चर बोलो एक ही बात है। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ड, यानी वो शेप के बारे में पूछा है। और ज्योमेट्री बहुत होती है। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं। ज्योमेट्री किससे आती है? एंगल से आती है, ठीक है। एंगल आएगा तो उसके अंदर लोन पेयर को भी कंसीडर किया जाएगा। तो ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करते हैं, तो इसका मतलब शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होते हैं, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं। चलो अब कई बार क्या बता तो दिया, एग्जाम आएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक छोटा सा ट्रिक से याद करना है इसको, ठीक है ना। ट्रिक, वेयर देयर इज अ कंफ्यूजन देयर इज अ ट्रिक। क्या ट्रिक है? जैसे नॉर्मली घरों में हमारे टीवी होता है। मैं कह रहा हूं अगर आपको स्टडी करना है तो टीवी देखना चालू करो। क्यों? टीवी देखने से आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। चलो, तो नॉर्मली हम लोग घर में टीवी देखते हैं। तो जैसे हमारे घर में बता दो, हमारे घर में 1 2 3 टीवी, तो अब उसके अंदर 2 टीवी जो है वो कौन सी कंपनी के? LG के हैं। अब आपके घर में भी कोई दूसरी कंपनी का होगा, या कुछ है कि घर में LG का भी होगा। तो उस LG का यहाँ से क्या लेना देना? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? LG, L को मैंने मान लिया क्या? लोन पेयर, और मैंने G को क्या मान लिया? ज्योमेट्री, ठीक है। याद रखेगा, इसका मतलब ज्योमेट्री में लोन पेयर आते हैं। LG
जी के साथ में क्या है, एल आ रहा है, इसका मतलब जी यानी ज्योमेट्री, एल यानी लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में लोन पेयर आते हैं तो शेप में लोन पेयर नहीं आते। छोटा सा ट्रिक है याद करने का। कोई आपसे पूछे ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, माइंड में क्या आना चाहिए, एल जी, एल लोन पेयर, जी ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसीडर करते हैं, शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, कोई आपसे पूछे कि नाइट्रिक एसिड का ज्योमेट्री क्या है। अब एक चीज बताओ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में अगर मैं देखूं तो अगर उसमें लोन पेयर है ही नहीं, अगर उसमें लोन पेयर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ज्योमेट्री और शेप तो सेम हुआ। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन अगर लोन पेयर है तो ही डिफरेंस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साइड में देखिए कि अगर हम लोग बात करें बेसिक एग्जांपल मीथेन की, ठीक है, अगर हम बात करें मीथेन का क्या है, CH ये तो है, ठीक है। आपने देखा कार्बन के साथ में कोई लोन पेयर है नहीं, तो अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हुआ, सेम होगा। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन क्या हुआ, sp3, और sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका जो ज्योमेट्री है और इसका जो शेप है बोथ इज सेम, कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। किसके अंदर, मीथेन के अंदर, किसके अंदर, मीथेन के अंदर। अब देखो मीथेन के अलावा चलो हमने क्या ले लिया, हमने अमोनिया ले लिया, NH3, क्या ले लिया हमने, अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, नाइट्रोजन हुआ। चलो साथ साथ स्ट्रक्चर को सेंट्रल एटम कौन हुआ, नाइट्रोजन, और उसके साथ में क्या लगे, 3 हाइड्रोजन लगे। ऑप्शन ही नहीं आपके पास, H और फिर नाइट्रोजन के पास क्या बचा, एक लोन पेयर बचा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैल्यू से 5 होते हैं, 1 2 3, नाइट्रोजन के तो 3 है, फिर एक लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है तो मैंने क्या बोला कि अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप अलग होगा, ठीक है। पहले तो हाइड्रोजन देखो नाइट्रोजन का 1 2 3 4, बेसिकली इसका हाइड्रोजन क्या होगा, 4 तो sp3 हो गया, क्या हो गया, sp3। अब ये होने से ज्योमेट्री sp3 का जो ज्योमेट्री है, sp3 का जो ज्योमेट्री है वो क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल होता है। sp3 में ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर है तो भैया लोन पेयर तो शेप या स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता, तो आप इसका शेप हटा दो। अब शेप हटाएंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए आप कि जैसे मान लो ये आपके पास है, ये सेंट्रल एटम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये नाइट्रोजन ले रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको ये कि ये सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर था। अगर लोन पेयर लेते, ज्योमेट्री लेते तो टेट्राहेड्रल होती, लेकिन मैंने कहा शेप में लोन पेयर कंसीडर करते नहीं है तो लोन पेयर को हटा दो। अब ये जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, आपको वो गीजा पिरामिड जैसी दिखाई नहीं दे रही, तो ये शेप क्या हो गई, पिरामिडल हो गई। ये शेप क्या हो गई, पिरामिडल। यानी अगर मैं लोन पेयर को हटा दूं तो अमोनिया में शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। लेकिन मीथेन में ऐसी कोई बात थी नहीं, मीथेन में कोई लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी आपकी टेट्राहेड्रल होगी, कोई इशू नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखो बीच बीच में ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं यहाँ पे, वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं। तो वाटर में देखो ध्यान से, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो बाद में इसके ऊपर जाएंगे, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड में। वाटर में क्या है, H2O, सेंट्रल एटम कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्या लगा, H लगा। अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ चला गया बॉन्डिंग में, एक यहाँ चला गया, कितने चले गए, 2, पीछे कितने होते हैं, 4 बचे, 4 का मतलब कितने लोन पेयर हुए, 2, तो हम 2 लोन पेयर यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट देखूं तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, sp3, क्या हो जाएगा, sp3। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि sp3 में जो ज्योमेट्री है, sp3 में जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि वाटर का ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है बेसिक, लेकिन कोई आपसे पूछे वाटर का स्ट्रक्चर क्या है या वाटर का शेप क्या है, मैंने क्या बोला आपको, शेप और स्ट्रक्चर इज द सेम थिंग। अब देखो शेप में तो लोन पेयर काउंट होते नहीं, ये नहीं होते तो पीछे क्या बचा, यही तो बचा, और यही बचा, यही तो बचा। अब ये शेप क्या है, ये तो बेल्ट हुआ ना, अगर ये होता तो लीनियर होता, लेकिन वाटर में अब क्या बचा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, लोन पेयर को अगर उड़ा दे तो ये क्या होगा, ये तो बेल्ट हो गया। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी शेप, क्या बोल सकते हैं, वी शेप। ऐसा लग रहा है ना वी है, देखो ध्यान से, तो हम इसको वी शेप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेल्ट है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वी शेप, ये बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको
ज्योमेट्री एंड शेप में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो उसका ज्योमेट्री एंड शेप सेम होगा, कोई जरूरी नहीं है। देखा आपने इन तीनों एग्जांपल में सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट इसका ज्योमेट्री एंड शेप दोनों टेट्राहेड्रल है। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप पिरामिडल है। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लेकिन शेप क्या हुआ, बेंट हुआ या वी शेप हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नाइट्रस एसिड में। अब आप मेरे को खुद बताइए कि नाइट्रस एसिड का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, आपने देखा उसके अंदर एक लोन पेयर है, ओके ओके। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, एक और एक दो। डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता है, एक दो सिग्मा और एक लोन पेयर तीन। यानी अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो तीन का मतलब, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, तीन का मतलब क्या हुआ, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ आपका, ट्रिगोनल प्लेनर हुआ। क्या हुआ, ट्रिगोनल प्लेनर, ये इसका ज्योमेट्री हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी शेप या फिर बोले तो स्ट्रक्चर की बात करूं तो शेप में तो लोन पेयर तो काउंट होता ही नहीं, तो लोन पेयर हटा दो, पीछे क्या बचा, ये बचा। ये भी वाटर की तरह बेंट नहीं हो गया क्या, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, बेंट शेप या फिर यू कैन से वी शेप। ये आपका वी शेप हो गया, ओके। और अगर मैं ऊपर बात करूं, आपने देखा लोन पेयर था ही नहीं, क्यों, ये लोन पेयर तो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेटिकोट में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन की सिग्मा कितने हुए, 1 2 3। देखो मैं इसको भी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि याद रखिए एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। 1 2 3 यानी यहां पर भी नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो ज्योमेट्री है या फिर जो शेप है वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, ट्रिगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्रिगोनल प्लेनर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। HNO3 भी हो गया, HNO2 भी हो गया और इसके साथ में आपका मीथेन, अमोनिया, वाटर, ये सब हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे के एग्जांपल में चलते हैं। आगे के एग्जांपल में कैसे, हम ज़ीनोन के कुछ एक एग्जांपल उठाते हैं कि ज़ीनोन में क्या है, कैसे है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए क्या है। तो पढ़ते हैं एक एक करके कि सबसे पहले हम लोग किसको उठाएंगे, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं जैसे किसको, HCO4 को उठा लेते हैं, HCO4। आई डोंट नो कि AIPMT 2015 में क्वेश्चन था या 16 में, नीट 2016 में था। एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको देखिएगा कहाँ पे आया था, 15 में या 16 में, ध्यान से देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव या कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि किसमें सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। तो देखो HCO4 का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, ज़ीनोन। अब हमको पता है कि ज़ीनोन है वो तो एक नोबल गैस है, तो वैलेंस में कितने 8 इलेक्ट्रॉन मान लो, तो वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब साथ में कौन लगा, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन तो है नहीं कि मैं OH लगा दूं, अब ऑक्सीजन लगा है तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का ही ऑप्शन है हमारे पास, तो बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, 4। और 4 को बनाने के लिए कैसे करूं, 1 2 3 4 बना दिए हमने HCO4, ठीक है। अब 4 बन गए, बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 बॉन्ड बना लिए उसने, हो गया। एंड नाउ देयर इज नो लोन पेयर। अब लोन पेयर है नहीं तो पहले तो मेरे को ये बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4। फिर पाई बॉन्ड भी कितने हुए, 4, क्योंकि ये डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 4 सिग्मा 4 पाई। तो HCO4 है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम है। चलो दूसरी बात, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हुआ, सेम हुआ। तो इसका जो ज्योमेट्री है या फिर मैं बोल दूं जो शेप है वो कौन सा होगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 4 सिग्मा है तो sp3 हो गया। तो sp3 में क्या होती है, टेट्राहेड्रल। sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप सेम है, कोई इशू नहीं है। अब आपको एक बात बता दूं कि HCO4 में ज़ीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़ीनोन का, देखा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ज़ीनोन, तो ऑक्सीजन -2 -2 होगा, -2 तो ज़ीनोन कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, -8। तो ज़ीनोन इज इन द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। HCO4 में ज़ीनोन इज इन द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बात, कोई इशू नहीं है। तो ये HCO4 का आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये लो HCO3 में आ जाते हैं। ये लो
XeO3 XeO3 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉन कौन हुआ? ज़ीनोन हुआ। वही सेम वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पास, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये लो 1 2 3 और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? लोन पेयर बच जाएगा, सिंपल। अब देखो लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होगा। पहले हाइब्रिड स्टेट निकालो, 1 2 3 और एक लोन पेयर 4, 3 सिग्मा पाई तो लेना नहीं और एक लोन पेयर यानी 4, तो इसका मतलब 4 यानी ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज़ीनोन। अगर मैं यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं यहाँ इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, sp3 है तो क्या होगा? ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल हो गया। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो भैया एक बात बताओ, इसको तो लेना नहीं, तो फिर नीचे ये क्या बचा? पिरामिडल। क्या बचा? पिरामिडल। शेप क्या हो गया? पिरामिडल। अब एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन भी देता है कि which among the following pairs are isostructural? क्या बोला? Which among the following are isostructural? जैसे आपको एक XeO3 और साथ में दे NH3, तो हमने देखा, एक बार मैं NH3 का दोबारा से बना रहा हूँ, NH और एक लोन पेयर देखा। NH3 वो भी क्या था? पिरामिडल था, और XeO3 ये भी क्या है? पिरामिडल। तो दोनों का स्ट्रक्चर या शेप क्या है? सेम है। आइसो स्ट्रक्चर यानी इनका सेम स्ट्रक्चर हो, यानी इनका सेम शेप हो। तो NH3 और XeO3 का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, पिरामिडल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका हो गया XeO3 का एग्जांपल हो गया, ओके, 2 हो गए। अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर कौन सा? XeF2, XeF4, XeF6, ये दोनों को अच्छे से उतार लीजिए, मैं वाइप आउट करूंगा इसको, ठीक है। अब देखो क्या था अगला हमारे पास है XeF2, ठीक है। अब सेंट्रल एटम कौन है? अच्छे से दिखाई दे रहा है, ज़ीनोन है। अब ज़ीनोन है। अब यहाँ पर देखो क्या है, थोड़ा सा रूल थोड़ा सा नया बनाते हैं, क्या कि सेंट्रल एटम के पास यहाँ पे वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने फ्लोरीन लगे हैं? 2। एक फ्लोरीन को सेंट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बैलेंस पूरा करने के लिए, तो 2 को कितने चाहिए? 2। तो 2 चाहिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएगा यानी 2 सिग्मा बनेंगे। तो ज़ीनोन के कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 बॉन्ड में 2, पीछे ज़ीनोन के कितने बचे? 3। अब 3 पीछे ज़ीनोन के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या हुआ? कितने लोन पेयर हुए? 3। अब देखो आपके पास 3 लोन पेयर बनते हैं और 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं, क्लियर? अब आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ा है, वेस्पर थ्योरी में क्या आता है कि लोन पेयर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सिंपल सा ये चीज बोलती है, ठीक है। अब देखो आपके पास है 3 लोन पेयर। अब देखो मैंने आपको जब हाइब्रिडेशन कर रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाए या लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर का सम 4 से ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना है? 2 को तो रखना है एक्सियल में ऊपर नीचे, और बाकियों को कहां रखना है? प्लेन में, इक्वेटोरियल में। अब यहाँ पे देखो 3 लोन पेयर प्लस में 2 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 5, 4 से ज्यादा हो गए। तो आपको 2 को रखना है एक्सियल में, और बाकियों को, बाकी कितने बचे? 3 बचे, उनको रखना है इक्वेटोरियल में। अब देखो 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो हमको उनको दूर रखेंगे। हम लोन पेयर को जितना एक दूसरे से दूर रखेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तीनों लोन पेयर को मैं इक्वेटोरियल में रखता हूं, प्लेन में रखता हूं, तो 3 कैसे आएंगे? प्लेनर में आएंगे, यानी 120 डिग्री एंगल में आएंगे। तो लोन पेयर में एंगल कितना हो जाएगा? 120। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, फिर एक बचा वो इक्वेटोरियल में, तो इक्वेटोरियल वाला और एक्सियल वाले लोन पेयर में एंगल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, जो कि 120 से कम है। 120 से कम है तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी। तो हमको तो अनस्टेबल नहीं करना है, स्टेबल बनाना है। तो आप क्या काम करोगे? लोन पेयर को आप रखोगे इक्वेटोरियल में। जैसे आपका ये ज़ीनोन है, ठीक है, तो ज़ीनोन के बाद ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये आपने रख दिया एक्सियल में, क्योंकि बॉन्ड पेयर थे। अब लोन पेयर कितने हैं? 3, 1 2 लोन पेयर तो 3 है। अब तीनों को हमने क्या इक्वेटोरियल में थोड़ा सा 3D टाइप का दिखा देते, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे कि इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो एंगल आ रहा है वो एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री, क्लियर है। और 2 लोन पेयर में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 120 डिग्री, विच इज मच बेटर।
तो ये स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, स्टेबल है। चलिए अब आपने देखा लोन पेयर है, पहले तो हाइब्रिडेशन देखो यहाँ पे क्या होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड ओके और 3 लोन पेयर टोटल हो गए 5। 5 का मतलब यहाँ पे जीरो का जो एवरेज स्टेट है वो हो गया आपका sp3d। क्लियर? अब लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगा, तो इसका जो ज्योमेट्री है, इसमें जो ज्योमेट्री है sp3d क्या होता है, ट्रायंगुलर या ट्रिगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। लेकिन इसका जो शेप ले लूं या फिर मैं बोलूं स्ट्रक्चर ले लूं, वो क्या होगा, शेप और स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर काउंट होता नहीं तो इसको छोड़ दो तो क्या बचा, एक लाइन बची, तो इसका जो शेप है वो क्या हुआ, लीनियर हुआ। शेप क्या हुआ, लीनियर। तो XCF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे पूछता है बेसिकली, स्ट्रक्चर बोलूं शेप बोलूं इज द सेम थिंग। देखो दोनों के पहले लेटर सेम है, स्ट्रक्चर का भी एस, शेप का भी एस, तो मान लो दोनों सेम है। तो XCF2 का शेप या स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। अब एग्जाम में देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद XCF2। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। जैसे मान लो एक ऑप्शन इन्होंने दिया जैसे I3 नेगेटिव, क्या ऑप्शन दिया, I3 नेगेटिव। अब ये I3 नेगेटिव का पहले तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर आएगा उसके बाद ही आप बता पाओगे, तो बनाते इजीली। अब क्वेश्चन उठता कि सर ये तो आयन है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे तो सर 3 एलिमेंट है, तीनों सेम है, आयोडीन है, तो कौन सा सेंट्रल होगा? यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब तीनों एलिमेंट सेम है तो वन ऑफ द एलिमेंट सेंट्रल एटम होगा। तो मैंने एक आयोडीन को सेंट्रल एटम बना दिया। अब कैसे मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ कि आयोडीन ये क्या है, एक हेलोजन, और हेलोजन के वैलेंस में कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर है बात? तो अब 7 इलेक्ट्रॉन एक आयोडीन के पास, 7 दूसरे के पास, 7 तीसरे के पास, ठीक है। अब एक चार्ज आ गया नेगेटिव। एक काम कीजिए कि ये जो एक नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इलेक्ट्रॉन फॉर ए टाइम बिंग सेंट्रल एटम को दे दो। इसको दे दोगे, सेंट्रल एटम को दे दो। तो सेंट्रल एटम आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेंट्रल एटम को दे दो, 7 और 1 कितने हो गए, 8। 8 में देखो क्या होगा, अब दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, इसके पास 8, इसके पास 7, इसके पास 7। तो पहले इसके साथ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके साथ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके कितने बनाते हैं, 8। कैसे, ये लो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब देखो क्या हुआ, दोनों ने एक एक शेयर कर लिया, दोनों ने एक एक शेयर कर लिया, कर लिया, बोल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में डाल दोगे, वो नेगेटिव चार्ज लगाया था सेंट्रली और घूम रहा, नेगेटिव चार्ज वाले लगाया। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हुआ क्या कि इसका आउटपुट भी पूरा इन सब का पूरा हो गया, लेकिन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास आप देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 और 1 2, और कितने लोन पेयर हुए, 1 2 और 1 3 हुए। अगर वो हाइब्रिडाइज्ड नेट देखूं 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हुआ sp3d हुआ। दूसरा लोन पेयर है तो ज्योमेट्री शेप अलग अलग होगा, तो इसका जो ज्योमेट्री है, इसका जो ज्योमेट्री है 1 2 3 आपको नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका ज्योमेट्री भी क्या हुआ, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैं इसका शेप देखूं, शेप में तो लोन पेयर काउंट ही नहीं करते हैं, क्या हुआ, लीनियर। ऐसे बोलूं, ऐसे लीनियर तो लीनियर है, तो इसका शेप भी क्या हुआ, लीनियर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि XCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद I3 नेगेटिव, बिल्कुल, दोनों के दोनों क्या है, लीनियर। एक एग्जांपल और देता हूं कि चलो आपको कल ये दे ICl2 नेगेटिव, ये भी दे सकता है, तो क्या दिक्कत है, 3 आयोडीन थे, सेंट्रल एटम आयोडीन था, और बाकी जो 2 एलिमेंट थे वो भी आयोडीन थे। इन्होंने क्या किया कि ये 2 आयोडीन को हटा दो, क्योंकि आयोडीन भी नोबल कह रही है आपका हेलोजन, क्लोरीन भी हेलोजन। क्या, एक सेकंड, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं, देखो ध्यान से, ध्यान से, क्लोरीन क्लोरीन, हेलो, क्या दिक्कत है, ये भी कर सकता हूं, बन गया सिर्फ वही sp3 हाइब्रिडाइज, वही क्या हुआ, ज्योमेट्री ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, और वही शेप क्या हुआ, लीनियर। तो मैं क्या बोल दूं कि XCF2 बोलूं मैं, या फिर आपका I3 नेगेटिव बोलूं, या फिर मैं ICl2 नेगेटिव बोलूं, आइसोस्ट्रक्चरल है। और दूसरा एक चीज और भी बोल सकता हूं, अगर आपको इन्होंने दे दिया हो मान लो CO2,
CO2 में सेंट्रल एटम कौन है, देखो ध्यान से, सेंट्रल एटम है C। ओके, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन के पास कोई, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो क्या हुआ कि इसका हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन का एक सिग्मा 2 हुए, sp हुआ। sp में जो आपका जो ज्योमेट्री होता है, sp में क्या होता है, लीनियर है, लेकिन कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ज्योमेट्री ले लूं या फिर शेप ले लूं, क्या हुआ, लीनियर हुआ। तो अब इनका भी शेप क्या हुआ, लीनियर हुआ। तो मैं अगर XeF2 बोलूं, मैं अगर I3 नेगेटिव बोलूं, मैं अगर ICl2 नेगेटिव बोलूं, मैं अगर CO2 बोलूं, all are what, आइसो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन बना सकते हो। तभी मैंने बोला 2, 3, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन से। ये अगर अच्छे से हो जाता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। चलो एक एक करके बाकी को भी लेते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या ड्रॉ किया था, XeF2 ड्रॉ किया था। होप आपको समझ आ गया होगा। पॉज कर लीजिए अच्छे से और इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब XeF2 के बाद हम आगे चलते हैं किसके ऊपर, XeF4 के ऊपर चलते हैं कि XeF4 में क्या होगा सर, देखो ध्यान से, XeF4 सेंट्रल एटम का नंबर 0 हुआ। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, कितने फ्लोरीन लगे, 4। एक फ्लोरीन को एक चाहिए, तो 4 को कितने चाहिए, 4। तो 4 तो बनेंगे क्या, बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। फिर जीरो के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 में से 4 गए, 4 यानी 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो कि मैंने क्या बोला, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, तो इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। अब 2 है तो हम इनको एक्सियल रख सकते हैं, और बाकी जो 4 बॉन्ड पेयर उनको हम लोग क्या रख सकते हैं, इक्वेटोरियल यानी प्लेन में रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से कि 4 फ्लोरीन को हमने 1, 2, 3, 4 को हमने क्या रख दिया, इक्वेटोरियल पे रख दिया, ओके। और अब एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक ऊपर, ठीक है, और एक क्या हो गया इनका नीचे, ठीक है, बन गया। अब देखो पहले तो हाइब्रिडेशन देखो सेंट्रल एटम का, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, क्या हुआ, टोटल हुए 6 का मतलब क्या हुआ, sp3d2। तो यहाँ पे ज़ीनोन इज इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसका जो ज्योमेट्री है sp3d2 में क्या होता है, आपको दिख रहा है स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो ये आपका हो गया स्क्वायर बाय पिरामिड, या मैं इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकता हूँ। दूसरा इसका जो शेप है, या फिर मैं बोलूँ जो स्ट्रक्चर है, शेप और स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर काउंट करते नहीं, तो फिर इसको हटा दो, फिर पीछे क्या बचा, स्क्वायर प्लेनर बचा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XeF4 का कई बार एग्जाम में आया है। XeF4 का शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ये कब पता लगेगा, जब हमको ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझ में आएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज क्या, स्क्वायर प्लेनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर बोलो, शेप बोलो, एक ही बात है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इसका फॉर्मूला क्या है, XeF6 हेक्साफ्लोराइड, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। क्या हुआ, सेंट्रल एटम हुआ ज़ीनोन, बैलेंस में है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन लेके 6 फ्लोरीन, 6 बॉन्ड बना लिए, पीछे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर बचा। तो अब आप क्या काम करोगे, अब आप ये काम करोगे कि 6 को, चलो मैं आपको इसको विजुअली थोड़ा दिखाता हूँ। देखो आपके पास ही है इसका स्ट्रक्चर, कैसे है, आप अपने इस पाम को ज़ीनोन समझिए, देखो ध्यान से, इस पाम को आप ज़ीनोन समझिए, समझ लिया। अब ज़ीनोन के साथ देखो, इसको ऐसे कीजिए, ज़ीनोन के साथ 1, 2, 3, 4, 5 और एक इसको भी ले लो 6। तो ये 6 आपके फ्लोरीन लगे, 5 तो फिंगर्स, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोरीन किसके साथ लगे, ज़ीनोन के साथ। हो गया XeF6, रख दो ऐसे, क्लियर है। अब एक क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो लोन पेयर सिर्फ एक है, और ये कितने हैं, 6, ये बॉन्ड पेयर 6 है। तो आपको पता है वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। ड्यू टू द रिपल्शन इन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये इसका जो शेप है वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। दिख रहा आपको, शेप ऐसा होना चाहिए था,
ये लोन पेयर था, बट ड्यू टू sp3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है कि रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा बॉन्ड पेयर ऐसा होता है, शेप थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, करके देखिए आप अपने हाथ में। अब ये शेप क्या लग रहा है आपको? डिस्टॉर्टेड, और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे। ये ज़ीनोन है, ओके, एक लोन पेयर ऊपर है, ओके। उसके बाद 6 फ्लोरीन बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा 3D दिखा देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अब पहले तो हाइब्रिडेशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर 7 का मतलब क्या हुआ? sp3d3। तो यहाँ पर ज़ीनोन इज इन sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। फिर उसके बाद इसका जो ज्योमेट्री है, वो क्या है तुम्हारा? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, या मैं इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसका जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि शेप में, स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। लोन पेयर को काउंट नहीं करूंगा, हटा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका शेप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में भी आया होगा, आप देखिए, नोटिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कर लो। अब थोड़ा सा हमारा क्या हुआ? XCF6 हो गया, XCF4 हो गया, XCF2 हो गया, पीछे क्या बचा? XCO2F2 बचा, XCOF4 बचा। करके देखते हैं क्या है, कैसे। बोर्ड के ज्यादा यूज से बोर्ड क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर? XCO2F2 पे, XCOF4 पे। बड़ा मजेदार है इसके अंदर में। मजेदार क्या है देखो ध्यान से, कि सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या? XeOF4 में ड्रॉ कर रहा हूं। XeOF4 में क्या है? सेंट्रल एटम कौन हुआ? देखो 2 मिनिमम नंबर पे ज़ीनोन है, ऑक्सीजन है, तो पहले मैं ले लेता हूं किसको? 5 में बड़ा कौन? ज़ीनोन। ये लो ज़ीनोन ले लिया। अब देखो 4 फ्लोरीन है तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो 4 सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ ज़ीनोन के 4 इलेक्ट्रॉन गए, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उसके 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन गए। पीछे कितने बचे? 8 में से 6 गए, 2 यानी एक लोन पेयर बचा। यानी अब यहाँ पे ज़ीनोन के पास एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड O है, और 4 क्या है? सिंगल बॉन्ड F। तो सबसे पहले आप देखो ज्यादा नंबर में क्या है? 4 फ्लोरीन है। प्लेन में डाल दो, प्लेन में डाल दिया हम लोगों ने, 1 2 3 4 F F F डाल दिया प्लेन में। इनको कनेक्ट दिखा देते हैं। अब क्या बचा? एक डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। तो भैया मैंने क्या काम किया? मान लो डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया और लोन पेयर मैंने नीचे दिखा दिया। ठीक है, क्यों? रिपल्शन ज्यादा होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए मैंने इन दोनों को एक दूसरे से दूर दिखाया। चलो, अब ये इसका स्ट्रक्चर है, शेप है, डायग्राम जो भी है। पहले तो हाइब्रिडेशन पे आ जाता है। तो देखो 4 तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा, एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा 5 और एक लोन पेयर 6 का मतलब क्या होगा? sp3d2। तो ज़ीनोन का जो हाइब्रिडाइज स्टेट है वो कौन सा है? sp3d2। अगर मैं यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो sp3d2 में ज्योमेट्री क्या होती है? वो होती है आपकी स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो वो होगी आपकी स्क्वायर बाई पिरामिडल। और अगर मैं इसकी शेप या यू कैन से स्ट्रक्चर, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए, शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है। दोनों का पहला लेटर कौन सा? एस है। अगर मैं इसकी शेप या स्ट्रक्चर की बात करूं तो शेप में तो लोन पेयर लेते नहीं लेते हैं। ठीक है, तो फिर कैसी हुई? स्क्वायर। फिर एक ही पिरामिड हुआ, तो भैया इसकी शेप क्या हुई? स्क्वायर पिरामिडल हुई। इसकी शेप कैसे हुई? स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है ये बात? अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। XeO2F2। XeO2F2 में सेंट्रल एटम कौन है? 0। ठीक है, 0 ने उसके बाद क्या होगा? 2 तो आपके पास सिंगल बॉन्ड के साथ F है और 2 आपके पास डबल बॉन्ड के साथ होगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2F और 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 6। पीछे क्या बचा हमारे पास? एक लोन पेयर बचा। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है? लोन पेयर। मैं अगर हाइब्रिडेशन देखूं, सिंगल सिग्मा कितने हुए? 2।
यहाँ पे कितने में 2, यहाँ कितना भाई 2 तो 4 में 5, 5 का मतलब क्या हुआ sp3d। ऑब्वियसली यहाँ पे जीरोन क्या है sp3d में है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब सेंट्रल एटम को लूंगा जीनोन। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है और कई बार उन दोनों टाइप की स्ट्रक्चर में भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग structure of HCO2F2 is correct या the correct structure of HCO2F2 is आपको देंगे, ठीक है। तो मैं दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। कैसे? आपने क्या लिखा एक लोन पेयर है, तो टोटल कितने हमारे पास 5 है। 5 का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा 4 से ज्यादा हो जाए 2 को एक्सियल में रखो ऊपर नीचे और बाकी 3 को इक्वेटोरियल में रखो। तो अब एक काम कर सकते हैं कि मैं एक काम करूं कि मैं एक लोन पेयर को और 2 ऑक्सीजन को मैंने इक्वेटोरियल में रख दिया। क्लियर बात? मैंने इक्वेटोरियल में। अब क्या बचा, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, इनको मैंने क्या रख दिया एक्सियल में, हो गया HCO2F2। एक स्ट्रक्चर तो ये होगी। एक ये भी हो सकती है कि सर मैंने क्या काम किया, एक लोन पेयर को यहाँ पे 2 फ्लोरीन को इसमें रख दिया, फिर और एक ऑक्सीजन को ऊपर और एक ऑक्सीजन को नीचे। तो अब यहाँ पर ये भी HCO2F2 है। अब यहाँ पर आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है, एक सेकंड के लिए आप सोचो कि इन दोनों में करेक्ट कौन सी होगी। पॉज कर दो वीडियो को और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि कौन सी करेक्ट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ए करेक्ट होनी चाहिए या फिर स्ट्रक्चर बी करेक्ट होनी चाहिए, सोचो। चलो अब इसका आंसर देखते हैं कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सी होगी। तो पहले एनालाइज करते हैं, आंसर अपने आप मिल जाएगा। एक चीज नोटिस करो यार, आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर में एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां पर इस लोन पेयर में और इस डबल बॉन्ड में एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक सिग्मा है और एक पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड तो वो बनता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। सिग्मा क्या बनता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बन के। और पाई कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ये क्या बन गया, ये पाई बॉन्ड। अब एक चीज नोटिस करो कि अब ये देखो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में और ये लोन पेयर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब दोनों क्लोज हैं तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे ये लोन पेयर और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी the A structure of HCO2F2 is stable. Why? Because अब वो क्या करना है, लोन पेयर और ये जो डबल बॉन्ड को इक्विटोरियल में रखना है। कैसे कि डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, उससे रिपल्शन कम होगा। लेकिन अगर मैं इनको क्लोज रख देता हूँ तो डिस्टेंस कम, यहाँ पे डिस्टेंस लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा ज्यादा है तो वहां पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे इन पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर में डिस्टेंस थोड़ा कम है तो वहां पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहाँ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगी। ये तो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। क्लियर है? तो ये आपका HCO2F2 का स्ट्रक्चर है। अब दूसरा देखो ध्यान से, मैं एक बार वापस इसको हटा के ओरिजिनल इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं लिख देता हूँ। कैसे, XT ये मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, ये लो बना दीजिए। अब एक चीज नोटिस करो आप ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैं हाइब्रिडेशन तो हमने पहले निकाल ली sp3d, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, तो sp3d में क्या होती है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होती है, नो डाउट ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और अगर मैं इसकी शेप या फिर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो शेप और स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो लेते नहीं, फिर क्या बचा, ये बचा। तो ये कैसे आपको दिख रहा है, बचपन में जब हम स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में क्या होता था, सीसो होता। कैसे कि ये दिख रहा आपको, ये इसको चलो मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा देता हूं, घुमाने से आपको और भी अच्छे में
समझ आ जाएगा। ये तो गलत है, इसको हटा ही देते हैं। चलो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। कैसे? देखो XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दिए, तो प्लेनर हो गया। ओके, उसके बाद एक ज़ीनोन, एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ठीक है। अब शेप में तो लोन पेयर को काउंट करते ही नहीं है, इसको नहीं करते, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 2 स्ट्रैंड हो गए। और जैसे बचपन में एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, और ये सीसो की तरह है, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो शेप क्या है? सीसो, ठीक है। तो XeO2F2 का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? सीसो। तो हमने XeO2F2 भी कर लिया, हमने XeOF4 भी कर लिया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और भी आता है, चलो भर के आ रहे तो लिखते हैं XeO3F2। XeO3F2 बड़ा इजी सा बना सकते हो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन हुआ, ज़ीनोन हुआ। तो देखा आपने 3 ऑक्सीजन है तो 3 डबल बॉन्ड है, और 2 फ्लोरीन है 2 सिंगल बॉन्ड है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन चले गए ज़ीनोन के। अब जो 3 डबल बॉन्ड है तो उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो उनको तो आप किसमें लिखोगे? इक्वेटोरियल में लिखोगे। और 2 फ्लोरीन को आप किसमें लिखोगे? एक्सियल में लिखोगे। अब देखो कोई लोन पेयर है, पहले तो हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 sp3d, ज़ीनोन इज इन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। दूसरा आप देखो लोन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, क्या होगा? ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होगा। ज्योमेट्री भी क्या होगा? ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होगा, और शेप इसका क्या होगा? ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होगा। तो हमने कुछ एक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर, कुछ ये है। नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ते हैं, तब तक आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो कुछ स्ट्रक्चर बच गए हैं, अपने आप एक बार इनको ड्रॉ करके देखिए। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब आप इसको मिला के देखिएगा कि आपके वाले स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं है। इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से कर लीजिए। ये होने से केमिकल बॉन्डिंग में जो आपका कॉन्फिडेंस है बहुत शानदार हो जाएगा। और एग्जाम में मैंने बोला 1 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर, यानी आपके 4 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ? 16 मार्क्स हुए। 16 मार्क्स कम नहीं होते, है ना। अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।